गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है बेटा? आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर आ रही है? ओके गुड। तो कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्ट बताया था, कुछ लिख के लाने के लिए बोला था। आई सपोज दैट आप लोग कुछ कुछ बातें लिख लाए होंगे जो जो लिखने के लिए मैं आपसे बोला था, है ना? तो यदि आप लोगों ने लिख लिया है वो वाला पोर्शन, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में कि जो जो आपने लिखा है उसमें एक नॉर्मल सॉल्ट बताया। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? पहला डेफिनेशन आपने नॉर्मल सॉल्ट का लिखा होगा। तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव ना बचा हुआ हो। जैसे मान लो आपके पास NaOH बेस था, ठीक है ना? आपने इससे सॉल्ट बनाया NaCl। अब इसके अंदर कोई OH नेगेटिव नहीं बचा हुआ है तो नॉर्मल सॉल्ट होगा। जैसे मान लो आपने NaOH बेस लिया और H2SO4 लिया, करेक्ट है? इनकी आपस में रिएक्शन कराई। अब इसके 2 मोल ले लिए तो यहाँ हो गया Na2SO4। तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। पर यदि आप मान लो रिएक्शन ऐसी होती कि एक मोल NaOH एक मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता, तो यहाँ बनता NaHSO4 प्लस H2O। तो उस केस में ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता। दिस इज नॉट नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जिसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना बचे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना बचे, उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। मतलब H और OH जहाँ पे एब्सेंट हो, है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन ये हरदम ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, H3PO3 का एग्जाम्पल देखो, है ना? अब यहाँ पर H प्रेजेंट होगा लेकिन उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें दो ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कई बार बता चुका हूँ H3PO3 और H3PO2 का स्ट्रक्चर। इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यदि मान लो इसके मैंने बनाया Na2HPO3, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में ही आएगा। इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो NaH2PO2 बोला तो ये भी नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कोई नहीं बचा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। या रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा हुआ है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? आई सपोज दैट सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये वाला एग्जाम्पल टिपिकल है। वैसे तो मैं बोल देता ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन और OH नेगेटिव ना दिखे वो नॉर्मल सॉल्ट, लेकिन फिर ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं उसके। तो अब आप चाहो तो एक्सेप्शन के रूप में याद रख लो, लेकिन आपको कई बार ये स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, है ना? ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस के लिए इतने दो आपको याद करना काफी है ना? चलो खैर, तो ये था नॉर्मल सॉल्ट के बारे में, है ना? इसके बाद में आता है कौन सा? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ हो। जैसे ये एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे आपने H3PO3 लिया, अब H3PO4 लिया, सॉरी, H3PO4 के अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इससे यदि आपने NaH2PO4 बनाया तो ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें अभी भी दो एसिडिक हाइड्रोजन है। Na2HPO4 बनाया तो इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है और इसका लास्ट वाला जो बचेगा वो होगा Na3PO4। ये होगा नॉर्मल सॉल्ट। ये वाला सॉल्ट और ये वाला सॉल्ट ये दोनों होंगे एसिडिक सॉल्ट। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है? इसी बार अपन बेसिक सॉल्ट को देखें। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, करेक्ट है? अब इसकी रिएक्शन आपने 1 मोल HCl के साथ कराई तो एक H2O बाहर हो जाएगा और जो अंदर बचेगा वो बचेगा NaOHCl। तो इसमें अभी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है तो ये हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। क्या कंसेप्ट सबको क्लियर है बेटा? एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ना बचे उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचेगा उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचेगा उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। खैर, और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में एक था बेटा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट ऐसा होता है कि उसके अंदर दो टाइप के सॉल्ट होंगे। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा डबल सॉल्ट, ठीक है ना? दो सिंपल टाइप के सॉल्ट से बन जाएगा डबल सॉल्ट। एक बच्चे ने बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हरदम नॉर्मल सॉल्ट बनता है। बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक सॉल्ट है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है, ये बेसिक सॉल्ट है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो आप ऐसा कोई लॉजिक मत बनाओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से हरदम नॉर्मल सॉल्ट बनता है, ठीक है?
ऐसा कोई आप मतलब कंक्लूड मत करो। अब हम आते हैं किस पे, नई डेफिनेशन पे, जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से डबल सॉल्ट बनता है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है डबल सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो सिंपल सॉल्ट अपन सोच लें। जैसे एलम हमने सोचा, एलम सुना है तुम लोगों ने कभी? एलम, फिटकरी। तो हम आते हैं किस पे, डबल सॉल्ट पे। डबल सॉल्ट क्या होता है? तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, ये एलम है, बल्कि इसको हम पोटेश एलम बोलते हैं, पोटेश एलम बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक सिंपल सॉल्ट ये है K2SO4 और दूसरा है Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये दो सिंपल सॉल्ट के एडिशन से बना है, तो इसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट, है ना। तो ऐसा सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट के एडिशन से बने, उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट हुआ, तो FeSO4 एक सॉल्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है, फेरस क्यों? क्योंकि Fe+2 है, +2 में फेरस कहलाता है, +3 में फेरिक कहलाता है। समय के साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो फेरस सल्फेट और ये अमोनियम सल्फेट, तो इसको बोलते हैं अमोनियम फेरस सल्फेट, है ना, या फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, सल्फेट, या इसको हम मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये भी डबल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें दो सॉल्ट आ जाएंगे, है ना। चेक करना हो तो क्या करो, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पर OH नेगेटिव जोड़ दो, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस पर H+ जोड़ दो, तो FeOH होल ट्वाइस हो जाएगा और ये H2SO4 हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला पार्ट है अमोनियम वाला, तो इस पे OH जोड़ दो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सल्फेट दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो H जुड़ जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई कि दो टाइप का सॉल्ट है ये, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट के एडिशन से ये बना है। तो आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। डबल सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ टू सिंपल टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? द डबल सॉल्ट इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ टू सिंपल टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक, सिंपल सॉल्ट पहले ही एक्सप्लेन कर चुका, अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है, एक आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट 12th क्लास में आपके लिए आएगा। इधर एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं थी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जो कि बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल टाइप ऑफ सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट एंड सिंपल मॉलिक्यूल। अब इसकी कुछ विशेषता होती है, 12th क्लास में ये चैप्टर है। अभी ये चैप्टर नहीं है, अभी इसका कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है यहाँ से, है ना। जैसे कि हम बोले K4FeCN6, अब ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है? उसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता पानी के अंदर। जैसे इसको पानी में घोलोगे ना, तो ये 4K प्लस प्लस FeCN6 टकलू 4 नेगेटिव के रूप में रहेगा। जबकि डबल सॉल्ट को जब आप पानी में घोलोगे तो ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस में टूट जाएगा। जैसे फेरस अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। जैसे K+ अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम +3 अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। तो पानी के अंदर जाते ही अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा ये, है ना। जबकि ये अपने कॉम्प्लेक्स को बना के रखता है पानी के अंदर। तो इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 12th क्लास। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक, जितना मैं अभी बोल रहा हूँ उतना ध्यान रखो, जितना अभी बोल रहा हूँ उतना ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो, these salt are dissolved in water give complex ion। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपसे बोली है, वही बात जो मैंने आपसे बोली है कि जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने कॉम्प्लेक्स आयन की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एंड दिस इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर टू सिंपल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट एंड सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे ये है K4FeCN6, तो काय से बना होगा ये? KCN
और FeCN2 से बना हुआ। तो KCN भी एक सिंपल सॉल्ट है, FeCN2 भी एक सिंपल सॉल्ट है, लेकिन इतना डिटेल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये किससे बना है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, ये दोनों कंबाइन हुए होंगे। 4KCN ने FeCN2 के साथ कंबाइन होकर के K4FeCN6 बनाया होगा। इसी प्रकार होता है NH3 4 सल्फेट, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। देखो कॉपर अमोनियम सल्फेट, तो ये किससे बना है, ये बना है कॉपर सल्फेट प्लस 4 मोल अमोनिया से बना हुआ है। तो अब इसको यदि आप देखोगे तो इसमें ये सिंपल सॉल्ट है और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये 12th क्लास में आता है। अभी मैंने आपको एडिशनली बता दिया है, आप चाहो तो सुन लेना, ना चाहो तो ना भी सुनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परागी ये भी बेटा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ऐसे अनंत एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के हो सकते हैं। फिलहाल हम इसके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि चैप्टर फिलहाल ये नहीं है, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास, ठीक है ना। अभी आपने सिर्फ सुन लिया हल्का सा, बस इससे आपका काम चल जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना है अपन को, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में एक आता है बेटा मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब होता है जब, मिक्स्ड सॉल्ट का क्या मतलब है, मिक्स सॉल्ट का मतलब है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास HCl और HNO3 है, करेक्ट है, और इसकी रिएक्शन आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी, तो क्या होगा, इसका H प्लस इसके एक OH नेगेटिव से कंबाइन होगा, इसका H प्लस इसके एक OH नेगेटिव से कंबाइन होगा, तो बन जाएगा CaClNO3, करेक्ट है। तो ये क्या हुआ, ये दो टाइप के एसिड और एक टाइप के बेस से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। एक एग्जांपल मैंने अपने मन से आपको दे दिया। जैसे आपके पास मान लो H2SO4 है और आप इसकी रिएक्शन 1 मोल NaOH और 1 मोल KOH के साथ कर दो, तो क्या होगा, एक एसिड, एक टाइप का एसिड दो टाइप के बेस से कंबाइन हुआ है और यहाँ बन जाएगा NaKSO4। तो इस टाइप के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, रिएक्ट करता है, एक एसिड HCl होता है, एक HOCl होता है, इसका H एक OH ले जाएगा, इसका भी एक OH ले जाएगा, तो ये बन जाएगा CaClOCl, टकलू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, CaOCl2 इसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब जब दो टाइप के एसिड एक टाइप के बेस से कंबाइन करें, या फिर दो टाइप के बेस एक टाइप के एसिड से कंबाइन करें, वो दो की जगह तीन भी हो सकते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब ये है जब एक से ज्यादा प्रकार के एसिड एक प्रकार के बेस से कंबाइन करें। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एक टाइप का एसिड एक से ज्यादा टाइप के बेस, ये भी हो सकता है कि दो टाइप के एसिड तीन टाइप के बेस, इसे भी मिक्स सॉल्ट ही बोलेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स जाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार से भी काम चल जाएगा। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, आपके सिलेबस में जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना है, उतना क्लियर कर लो, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, लिखो इसको फटाफट। अब आपने आज क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल सॉल्ट पढ़ा। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या पढ़ा, क्या होता है सिंपल सॉल्ट, जिसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना बचा हो। जब एसिड बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप सॉल्ट बनता है, पहली बात, ऐसा सॉल्ट जो एसिड बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप बना हो, ऑब्वियसली सॉल्ट बनता ही उससे है, और उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन या कोई भी प्रकार का बेसिक रेडिकल ना बचा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। यदि एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप जो सॉल्ट बना उसमें यदि एसिडिक हाइड्रोजन बच गया, तो इस प्रकार के सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। यदि मान लो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, उसके फलस्वरूप सॉल्ट बना और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गया, तो उसको बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। अब आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बने, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। उसका एग्जाम्पल पोटेशियम या फिर उसका एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में अगला वाला जो अपन ने कहा,
अगला वाला जो अपन ने कहा मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर होता है, मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर क्या होता है, दो टाइप का एसिड एक टाइप के बेस से, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। आखिरी में आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉल्ट जो कि जिसको पानी में डिसॉल्व करने पे जिसमें कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसके डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एक बार फिर से पढ़ोगे 12th क्लास में डिटेल में, ठीक है। अब हम कल जो पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपको ये देखना सिखाया था कि आप सॉल्ट कैसे देख सकते हो कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। किसी ने सॉल्ट दे दिया आपको, मान लो किसी ने आपको बोल दिया NaCl, अब आपको देखना है सॉल्ट किस टाइप के एसिड और बेस से बना है, तो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इस पे OH लगा दो और इस पे H+ लगा दो। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जो NaCl सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी प्रकार यदि मान लो किसी ने बोला CH3COONA और पूछा बताओ ये सॉल्ट किस प्रकार का है, जिसपे पॉजिटिव लगेगा, इस पे नेगेटिव लगेगा, तो इस पे H+ जुड़ जाएगा, तो इस पे OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसी प्रकार से मान लो NH4Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे OH लगा और इस पे H+ लगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। लास्ट CH3COONH4, ये आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये वाला पार्ट को इस पे H+ जोड़ दो, इस पे OH नेगेटिव जोड़ दो, ये वीक बेस ये वीक एसिड, तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये भी बात कल खत्म हो गई थी कि किस प्रकार से हमको देखना है सॉल्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट किस टाइप के एसिड और बेस से बना हुआ है, ये कल देखना सीख लिया था। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि सॉल्ट विच इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। सॉल्ट विच इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। कुल मिलाकर के कोई भी कैटाइन या एनाइन यदि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जैसे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बिल्कुल रटे पड़े होने चाहिए, तभी आप इस काम को कर पाओगे। जो लोग आलसी हैं, जिन्हें याद नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कर लेंगे। उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद होंगे, HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3। मतलब किन एनाइंस के हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे, ClO4 नेगेटिव का नहीं होगा, सल्फेट का नहीं होगा, आयोडाइड का नहीं होगा, ब्रोमाइड का नहीं होगा, क्लोराइड का नहीं होगा, नाइट्रेट का नहीं होगा। इन एनाइंस के हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे। किन कैटाइंस के हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे बोले तो जो बेरियम, जैसे कि आपने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया था, याद होगा आपको, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड लिया था और NaOH लिया था और KOH लिया था और RbOH लिया था और CSOH लिया था। इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, या बोले इनका यदि हाइड्रोलिसिस होगा तो रिवर्ट बैक हो जाएगा। कल मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, मैकेनिज्म में मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस तो होगा लेकिन वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में व्हेन अ रिएक्शन रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल, दैट इज इक्वल टू नो रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू नो रिएक्शन। तो इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जैसे कि कल आपने देखा था NaCl, अब NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे Na+ मान लो HOH के साथ कंबाइन कर गया, तो कंबाइन करके वो क्या बना देगा, NaOH बना देगा प्लस H+ बना देगा। अब दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा 100% तक OH नेगेटिव में। तो यदि इसका 1 मोल बना तो इसका 1 मोल बना बाय स्टोइचियोमेट्री, तो ये 1 मोल तो ये 1 मोल, और H+ और OH नेगेटिव में लपक के रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, पूरा का पूरा ये वापस से कंबाइन होकर वाटर बन जाएगा। क्या मिला, Na+ और HOH लौट के बुद्धू घर को आए, तो इट इज इक्वल टू नो रिएक्शन। इसी बार क्लोराइड यदि HOH के साथ में कंबाइन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का लिसिस, लिसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब टूटना, ये क्लोराइड है, तो ये H+ वाले पार्ट को अपनी ओर खींच लेगा और बन जाएगा HCl
प्लस OH नेगेटिव। अब यू नो दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसका अल्फा बराबर क्या होगा 1, मतलब ये 100% काय में टूट जाएगा H प्लस और क्लोराइड में, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इट फॉर्म्स H2O प्लस क्लोराइड। लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब किसी का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर थी बात सब लोगों को? सो द थिंग इज दैट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis, do not undergo hydrolysis, मतलब उसकी रिएक्शन रिवर्ट बैक हो जाती है। कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें पूछेगा कि आपके पास बेरियम प्लस एस्ट्रोंशियम प्लस प्लस कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस है, और पूछता है इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर इसमें तो हाइड्रोलिसिस हो गई नहीं दोनों में, तो फिर इनका रेट तो बराबर होना चाहिए। नहीं, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट होगी, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट होगी, और वो क्या होगा कि समय के साथ में फटाक दी से टूट जाएगा। बस ये कह दें अपन फटाक दी समय के साथ टूट जाएगा और रिएक्शन रिवर्ट बैक हो जाएगी। इनको यदि आपको कंपेयर करना है तो आप मुझे बताओ कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस पे कौन हाइड्रोलिसिस फास्ट करवाएगा? कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस पे कौन फास्ट करवाएगा? अब हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना आप समझो तो मान लो आपका मैग्नीशियम प्लस प्लस है, ये हाइड्रोलिसिस, ये पानी के बॉन्ड को तोड़ता कैसे है भाई? इसके लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो हो। तो जितना ज्यादा ये बड़ा खेचू होगा उतना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा ये बॉन्ड टूटेगा। बोलो बेटा, देयरफॉर कैटाइन के ऊपर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। समझ ला, कैटाइन के ऊपर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं Na प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस एल्युमिनियम प्लस 3, किसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा? किसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा? ऑफकोर्स एल्युमिनियम प्लस 3 का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड, इनमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा? इनमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस अगेन फॉस्फेट का ज्यादा होगा, क्योंकि फॉस्फेट यहां पर H प्लस वाले पार्ट को अपनी ओर खींचेगा, ये H प्लस वाले पार्ट को अपनी ओर खींचेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। और बढ़िया एग्जांपल, जैसे आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आ गया, इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें ज्यादा होगा? इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें ज्यादा होगा? नंबर 1 में, दैट इज इन फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा लपक के अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। जितना ज्यादा अपनी ओर खींचेगा ये H प्लस को अपनी ओर खींचेगा बेटा। जब ये H प्लस को अपनी ओर खींचेगा तो OH नेगेटिव से बॉन्ड टूट जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। क्या तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और जब आप कैटाइंस का हाइड्रोलिसिस कंपेयर करते हो तो चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कैटाइन एंड एनाइंस। समझ गया आप मेरी बात को? सुनो मेरी बात को ध्यान से, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, दैट्स इट। चलो, इसको आप यदि कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, वैसे ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और दूसरी चीज मैंने आपको कंसेप्चुअल बात बताई है, वो आपने कॉपी पे लिख ली होगी। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब चार्ज अपॉन साइज। जिसका चार्ज ज्यादा हो साइज छोटा हो। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है और उसमें चार्ज डेंसिटी फसांस रूल में कई बार आप पढ़ चुके हो। खैर कोई बात नहीं, आप जितनी पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है यहां तक? ठीक, चलो अब हम आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। अब ये 11th के हिसाब का है, कुछ बातें डेरिवेशन वगैरह, बाकी तो मैं आपको रटा दूंगा इसके फॉर्मूले सारे। अब अमोनियम क्लोराइड में बताओ किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, इसके किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा अमोनियम क्लोराइड के? भाई जो स्ट्रॉन्ग से आता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग से आता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, HCl से आया होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे H+ लगाओ, तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जो हाइड्रोलिसिस होगा इसका होगा, ठीक है ना। इट्स हाइड्रोलिसिस will occur, its hydrolysis does not occur। ये कैटाइन है, तो यहां पर जो हाइड्रोलिसिस होगा किस प्रकार का हाइड्रोलिसिस होगा? कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अब सुनो, कैटाइन कौन सा है? अमोनियम आयन। जब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे सॉरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस पार्ट को अपनी ओर खींच लेगा, तो विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+। करेक्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि इसका 1 मोल बना तो इसका भी 1 मोल बना, लेकिन अब ये टूटेगा नहीं क्योंकि ये वीक एसिड, वीक बेस है, क्योंकि ये वीक बेस है तो टूटेगा नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? जब ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना और H+ बना, इन दोनों के मोल बराबर बनेंगे, इक्विमोलर होंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री से दे रहा है दिखाई, इसका 1 मोल जाता है, इसका 1 मोल जाता है, इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है, आना बोलना पड़ेगा। और पानी यहाँ पे सदा एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। अब सोचो, ये वीक बेस है, पूरा टूटेगा नहीं, इसका मतलब इससे जो हाइड्रोक्सिल आएगा, मान लो इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, मान लो इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, मान लो, ठीक है ना, मान लो ऐसा। वैसे तो इसके भी बहुत कम मोल बनेंगे क्योंकि हाइड्रोलिसिस बहुत ही मतलब कम होने वाली क्रिया है, इसकी रिवर्स क्रिया जो होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन, वो बहुत ज्यादा होती है। तो चलो लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल फील। प्रैक्टिकल फील ये हो गई कि मान लो इसका 0.001 मोल बना, तो इसका भी 0.001 मोल बनेगा, आना बोलना पड़ेगा बेटा। इसका 0.001 मोल बना तो इसका भी 0.001 मोल बनेगा। तो ये जब टूटेगा, ये जब टूटेगा तो ये टूट के भी बनाएगा कुछ अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन ये वीक बेस है तो ये और कम टूटेगा, तो ये कितना बनेगा? 0.0001, 0.00001, 1 2 3 4 5 और 1 0 और इंक्लूड कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? अब आप ये पूछ सकते हो मेरे सर आपको कैसे पता है इतना बड़े? अरे मैंने अजम्पशन लगाया, यदि 1% टूट गया तो इससे 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 टकले आ जाएंगे, 1 टकला कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये वीक बेस है तो बहुत कम टूटेगा। तो आप सोचो इसका मोल है 0.001 और इसका मोल है 100 गुना कम है, तो इसके मोल 100 गुना कम है, इसका मतलब नेट H+ बच जाएगा। उनको पढ़ाया जा सकता है जो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भाई जब आपको पता है इसका 0.001 बना, इसका भी 0.001 बना, लेकिन ये टूटा नहीं ज्यादा, तो इसका तो 100 गुना कम बना ना, तो H+ तो नेट बच जाएगा ना। तो पहली बात यहां हुई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अकर। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, pH less than 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि नेट H+ आयन इज लेफ्ट, नेट H+ आयन इज लेफ्ट, वो बच जाता है। हाइड्रोलिसिस कौन सा हो बच्चों? कैटायनिक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? एसिडिक। pH लेस देन 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो सबको समझ में आ गया?
सबको कंसेप्ट क्लियर है? ओके डन। अब समझना, अब इसका पीएच अपन को कैलकुलेट करना है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशंस होती हैं, वो मैं आपको करवाता हूं। आप इसको ध्यान से यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब सोचो, जब बेटा यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एक्सिस में है, और जो एक्सिस में होता है उसको अपन, उसके कंसंट्रेशन समय के साथ बदलता नहीं है तो उसको यूनिटी मान लेते हैं। ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस, और इसके लिए मैं K डिफाइन करूंगा KH। अब H क्यों लिखा? जब एसिड था तो क्या लिखा था मैंने, याद करो, जब एसिड हुआ करता था तो Ka लिख देते थे, जब बेस था तो Kb लिख दिया था। आज हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो KH लिख दिया, तो इसको बोल दूंगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होगी वो बराबर होगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड into concentration of H plus upon concentration of ammonium ion। वाटर एक्सेस में है इसलिए वो यूनिटी होगा, उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है बेटा। एक बात और करता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ता हूं, into अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, एक रिएक्शन ये है, इसके लिए के भी लिख सकता हूं, और इसके लिए के भी बराबर क्या लिखूंगा, अमोनियम आयन into हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं जैसा कि अभी तक लिखा हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ठीक है बेटा। हाँ, वाटर का एक्टिव मास यहाँ 1 होगा क्योंकि वो एक्सेस में, क्योंकि वो बहुत सारा है ना, एक्सेस में, तो चूंकि एक्सेस में इसलिए हमने एक्टिव मास क्या लिया है, 1 लिया है। ओके डन, 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 क्लियर थी बात? वाटर एक्सेस में है यहाँ पर, तो एक्टिव मास 1 लेना है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यदि मैं यहां पर लिख दूं KH इंटू KB, KH इंटू KB लिख दूं, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एक साथ लिख देता हूं, तो मैं लिखूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू H प्लस अपॉन अमोनियम आयन इंटू ये वाला एक्सप्रेशन अमोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इसको देखें तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूं KH इंटू KB बराबर KW, KH इंटू KB बराबर KW, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बराबर KW क्या होता है। तो आपको दो इक्वेशन लिखनी है। क्या क्या लिखना, आपने दो इक्वेशन क्या क्या लिखी, आपने पहला लिखा यहां अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन KH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए KB लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बराबर KW आ गया, तो आपके पास इधर KW आ गया। ये 11th के काम का है। किसके काम का है ये, 11th के काम का है। जब आप 11th क्लास में एग्जाम दोगे तब आपको ये डेरिवेशन करने पड़ेंगे। वैसे तो आपको पता है आजकल हिंदुस्तान में एग्जाम नाम की चीज नहीं हो रही, तो 11th में क्या 10th और 12th में भी एग्जाम नहीं हो रहे, तो द थिंग इज दैट शायद ये किसी काम का नहीं हो आपके, परंतु फिर भी पढ़ लो, क्योंकि क्या पता कब जो है वो एग्जाम हो जाए, कोई कह तो नहीं सकता इस बात को, क्या पता कब एग्जाम हो जाए, है ना। यदि एग्जाम हो गया तो 11th में आपसे ये बातें पूछेंगे, ठीक है। और अब ये कहना तो आज का पढ़ाई का जो स्तर है उसमें फ्यूटाइल है कि बेसिक कंसेप्ट मजबूत करने के लिए ये सब पढ़ा जाता है, क्योंकि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट से ज्यादा पसंद ट्रिक्स है। ट्रिक्स कुछ ऐसा बता दो जिससे पढ़ना ना पड़े। मेरे पास जबरदस्त सुंदर सुंदर ट्रिक है जिसमें आप बोलते हैं कि सर मजा आ गया,
ठीक है ना। बट द थिंग इज दैट वो ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। क्लियर है बेटा? चलो मिटा दूं क्या इसको मैं बेटा? चला मिटाओ दिस। आप सबने नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया इसको? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। मेरे पास एक चीज आ गई और वो आ गया एक एक्सप्रेशन के एच इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। के एच इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। अब आप सोचना बेटा, इसको आपको याद करने में कोई टेंशन नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। एक ट्रिक बताता हूं आपको कैसे इस फॉर्मूले को याद करना है। पता है बेटा, के एच बराबर होता है के डब्ल्यू अपॉन कमजोर। के डब्ल्यू अपॉन कमजोर। अब यहाँ कमजोर क्या है? अमोनियम क्लोराइड में कमजोर क्या है? बेस कमजोर है, एसिड मजबूत है। बोलो बेटा, तो बेस के लिए के भी आएगा, बेस के लिए के भी आएगा, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी हो जाएगा। के डब्ल्यू अपॉन के बी हो जाएगा। अब सोचो, यहीं से आपको ट्रिक पता लग गई। आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोडियम एसिटेट। इधर कमजोर कौन है बोलो? इधर कमजोर कौन है? एसिड कमजोर है, बेस मजबूत है, बेस स्ट्रांग है, एसिड कमजोर है। तो इसका के एच बराबर क्या होगा बेटा? के डब्ल्यू अपॉन के ए। इसका के एच क्या होगा? के डब्ल्यू अपॉन के ए। अब उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये है अमोनियम एसिटेट। इसमें दोनों कमजोर, तो इसका के एच बराबर क्या होगा? के डब्ल्यू अपॉन दोनों कमजोर, के ए के बी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये क्या है बेटा? ये है ट्रिक, जिससे याद हो गया बच्चों को, इसमें ज्यादा मजा आता है। वो क्या था? वो था कंसेप्ट, जो कि पूरा मैंने डिराइव करवाया आपको। अब इसकी बारी बाद में आएगी। अभी अपन को पीएच कैलकुलेट करना है। सब चीज की ट्रिक बताऊंगा, पीएच की भी ट्रिक बताऊंगा। जो पहले बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा उसके बाद में उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। अब ये बाद में आएगा, अभी नहीं। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पीएच। अच्छा, पीएच निकालना है तो यहाँ इक्वेशन मेरे पास कुछ कुछ लिखी हुई है। इस इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इधर मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी था, तो दिस इज सी अल्फा। ये एक्सेस में तो इसको भूल जाओ। अच्छा, यहाँ अल्फा ना लिख के एच लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो अल्फा की जगह एच रिप्लेस कर दूंगा, इसको बोलूंगा हाइड्रोलिसिस। वो क्या था? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिटरमाइन कर देगा। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिटरमाइन कर देगा। ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये एच हो गया और ये क्या हो गया? एच हो गया। मतलब मैंने अल्फा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? अल्फा की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एच। this represents degree of hydrolysis, degree of hydrolysis। क्लियर बेटा? अब मान लो मेरे को पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच बराबर क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइन। क्लियर है बेटा? तो मेरे पास हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइन इज सी एच। बोलो बेटा। एंड यू नो दैट दिस इज माइनस लॉग ऑफ सी, और एच की वैल्यू क्या है? अच्छा, एच अभी मैंने निकाला नहीं है, पहले एच निकाल दूं क्या? अब साइड में निकाल दूंगा एच, जब लिख दिया है तो, या एच पहले निकाल देता हूँ? छोड़ो, पहले एच निकाल देता हूँ फिर। चलो बेटा एच निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ना के एच बराबर क्या होगा? सी एच इंटू सी एच अपॉन सी, 1 माइनस एच। सी ने मारा सी को, 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 होनी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता नहीं है, इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, सिंस 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 ओनली अप्रोक्सीमेटली। तो h बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
के एच बाई सी बेटा, एच बराबर अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी, सी एच स्क्वायर था, बाई सी लिया, एच हो जाएगा, जैसे सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के होता था, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन, कुछ अंतर नहीं। याद आया तुम लोग को, जैसा सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के होता था, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन है, कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पे अल्फा की जगह एच रिप्लेस कर दिया, ये आ गया फॉर्मूला। अब मेरे को करना है कैलकुलेट क्या, पीएच, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ CH which is equals to minus log of C, और H की वैल्यू कितनी है बेटा, H is equals to KH by C, so that will be equal to minus log of C को अंदर ले जाओ, KHC that will be equal to minus log of under root KH क्या है, KW अपॉन KBC, KH क्या था, KW अपॉन KB था, थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, KW अपॉन कमजोर, बस बेटा आ गया फॉर्मूला। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW की पावर हाफ C की पावर हाफ अपॉन KB की पावर हाफ, like this, so that will be equal to minus log KW, या हाफ लॉग KW कर दो बेटा, आप समझ गए हो कि हाफ को सामने ले आएंगे अपन, प्लस हाफ लॉग C कर दूं, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, माइनस हाफ लॉग KB कर दो। आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। माइनस साइन को अंदर ले जाओ, यदि माइनस साइन को मैं अंदर ले गया तो इट विल बी माइनस हाफ लॉग KW, बोलो बच्चों, माइनस हाफ लॉग C, और ये माइनस अंदर गया तो इट विल बिकम माइनस, मैं इसको दो बार माइनस लिख रहा हूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस हाफ लॉग KB, ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि माइनस लॉग KB KB के बराबर होता है, तो माइनस लॉग KW किसके बराबर हो जाएगा, PKW के बराबर हो जाएगा, तो दिस बिकम्स PKW बाई 2 माइनस हाफ लॉग C, और माइनस लॉग KB क्या होगा, PKB बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, यही एक्सप्रेशन कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो, आपको ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है, सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच, सो एच बराबर अंडर रूट के एच बाई सी, फिर ये क्लियर है पीएच बराबर माइनस लॉग सी एच, क्योंकि सी एच ये कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन है, सी को अंदर ले गए, जब सी को तुम इधर अंदर ले जाओगे तो अंडर रूट के एच सी हो जाएगा, ये भी क्लियर है, के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपन कमजोर है, ये भी क्लियर है, अब बाकी का सिर्फ लॉग का सोल्यूशन है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना, माइनस साइन को बाहर रखो, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू की पावर हाफ प्लस लॉग सी की पावर हाफ माइनस लॉग के बी की पावर हाफ, क्योंकि एम एन बाई ओ है तो लॉग एम एन बाई ओ होता है लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग ओ, तो ये हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू की पावर हाफ लॉग प्लस लॉग सी की पावर हाफ माइनस लॉग के बी की पावर हाफ, वही मैंने यहां पर लिख दिया है, ये यहां पर लिख दिया बेटा, माइनस साइन को अंदर ले जाओ, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाते, लेकिन मैं उनको प्लस नहीं किया, मैंने माइनस साइन रखा और अंदर माइनस साइन को यू ले गया, है ना, जिससे कि मैं माइनस लॉग के बी को पी के बी लिख पाऊं बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास आएगा वो आएगा पीएच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू बाई 2 बेटा, पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस लॉग हाफ सी, और ये क्या बचा, ये हुआ पी के बी बाई 2 माइनस, सो दिस बिकम्स माइनस पी के बी बाई 2 माइनस हाफ लॉग सी, आप पी के डब्ल्यू बाई 2 को 7 लिख सकते हो क्योंकि ये 14 होता है, तो फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स 7 माइनस पी के बी बाई 2 माइनस हाफ लॉग सी, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। रटा में सब दूंगा आपको अलग अलग फॉर्मूलों से, लेकिन पहले आप डेरिवेशन भी सीख लो, 11th में लिखने की जरूरत पड़ी
तो होगा। नीट में इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो बच्चा पढ़ाई सचमुच कर रहा है, जो सचमुच पढ़ाई कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा ये डेरिवेशंस को आप करो, क्योंकि डेरिवेशंस करने से हरदम आपको मदद होती है सब्जेक्ट को समझने में। जिसकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर है वो कोई बात नहीं है, वो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उन ट्रिक से चीजों को याद कर लेना, सवाल फिर भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक डेरिवेशन जो कि एकदम कन्वेंशनल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस था आपके पास। ऐसे 3 डेरिवेशन है, तीसरा सबसे लंबा है। मिटाऊ क्या इसको मैं बेटा, मिटाऊंगा बेटा इसको मैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमने देखे वो हम देखें। तो इसमें हमने जो अब तक फॉर्मूले देखे वो देखे क्या, एक फॉर्मूला हमने देखा है वो था KH का, और एक फॉर्मूला था H प्लस आयन का। कहाँ गया H प्लस आयन का फॉर्मूला, H प्लस आयन का फॉर्मूला यहाँ नहीं, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, अपन डिराइव कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। एक H प्लस आयन का फॉर्मूला आया था और एक H का फॉर्मूला था। अब जो जो फॉर्मूले बने थे मैं उसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूं। याद करने में ये टॉपिक में मुश्किल से पता है 1 घंटे में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छे से खत्म कर देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जब नॉर्मल 11th क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरे को लगभग 2 से 3 लेक्चर लग जाते हैं, क्योंकि समझाता हूँ उसको। और वैसे जब आप पढ़ाओगे तो आप थोड़ा रटाओगे, थोड़ा ट्रिक बताओगे। अब सुनो, मेरी बात को ध्यान से आप सुनो। अब तक आपने जो पढ़ा उसके फॉर्मूले क्या थे। KH बराबर क्या था बेटा, KW अपॉन कमजोर, बोलो हाउ। KW अपॉन कमजोर था, बोलो याद आया। H क्या था भाई, अंडर रूट ऑफ KH बाई C था, याद है सब लोग को। अंडर रूट ऑफ KH बाई C था। इस केस में क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KBC, बोले बेटा KW अपॉन KBC, जल्दी बोलो, सही है ना। H क्या था, KH बाई C था, KH बाई C था H, सो KW अपॉन KBC, ठीक है बेटा KBC। अब H प्लस साइन कंसंट्रेशन क्या था, H प्लस साइन कंसंट्रेशन में C ऊपर चला जाता था, सो दैट वाज KHC। याद करो बेटा, H प्लस साइन में C ऊपर चला जाता था, so that was KHC, so this will become KW upon KBC। याद आया बेटा, B फॉर बिलो, B नीचे आ गया। इतनी बात याद रह जाएगी क्या, अरे अल्फा याद है सबको, अल्फा वाज इक्वल टू K बाई C अंडर रूट, तो H इज इक्वल टू KH बाई C, H इज इक्वल टू KH बाई C। और जब H प्लस आएगा तो C ऊपर चला जाएगा, जब H प्लस आएगा तो C ऊपर चला जाएगा, KH बाई C, और KH सबको पता है KW अपन कमजोर होता है। अब आया PH, तो पीएच में सब में माइनस साइन, 7 माइनस PKB बाई 2 माइनस हाफ लॉग C, माइनस हाफ लॉग C। अब सुनना बेटा, जब यही चीज नेक्स्ट डेरिवेशन जो आएगा वो किसके लिए आएगा, CH3COO Na के लिए आएगा। अब आप सोचना, जो नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा CH3CONA के लिए आएगा, तुम बता सकते हो इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, चलिए बताओ इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na प्लस का कि एसिटेट का, एसिटेट का हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का कहलाएगा, कैटाइनिक के एनाइनिक, कैटाइनिक के एनाइनिक, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो CH3COO नेगेटिव प्लस HOH। अब सोच, ये H प्लस को अपनी ओर खींच लेगा बेटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ये पूरा टूटेगा नहीं, मान ले इसके 0.001 मोल बने तो इसके भी 0.001 मोल बनेंगे, तो H प्लस के 0.00001 मोल बनेंगे, तो मतलब नेट क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। सो इट विल बी बेसिक इन नेचर, सो द नेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। याद कराने को मैं आपको याद करा दूं, जो वीक होता है वो डिसाइड करता है नेचर। जैसे अमोनियम क्लोराइड में कौन वीक था, ये रहा, ये नेचर डिसाइड करेगा अमोनियम आयन, ठीक है ना।
अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस ज्यादा होगा। इधर कौन है, ये डिसाइड कर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव ज्यादा होगा। ये क्या होगा, ट्रिक हो गया, ये क्या होगा, कंसेप्ट हो गया। सो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ, बेसिक, करेक्ट है बेटा, बेसिक। अब इसका जब KH लिखूंगा मैं तो आप समझ गए होगे, इसका KH बराबर क्या होगा, KW अपॉन क्या होगा, KW अपॉन K होगा, है ना, बोलना पड़ेगा। इसका KH जब अपन डिराइव करेंगे KW अपॉन K आएगा। इसका H जब लिखूंगा तो दैट विल बी KH बाई C, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। इसका H KH बाई C आएगा बेटा, और इसका H KH बाई C आएगा तो वो कितना हो जाएगा, KW अपॉन KAC, काशी, KW अपॉन काशी, वो KBC था, ये काशी। H में क्या होता है, KW अपॉन काशी, और वो था KBC। बोले बेटा, क्लियर है। अब सोच, यदि H प्लस तू देखेगा तो H प्लस बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, H प्लस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW KA बाई C। क्यों, यहां पर H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस यहां पर हो जाएगा KW KA बाई C। अब सुन, मैं ट्रिक बताता हूं। ये बेटा H प्लस साइन में क्या होता है, कहां गया H प्लस साइन का कंसंट्रेशन, कहां, ये रहा H प्लस साइन में, ठीक है, H प्लस साइन, B फॉर बिलो, B फॉर बिलो, A फॉर अबव, A फॉर अबव। तो जब A आएगा, KA आएगा, तो वो H प्लस साइन के कंसंट्रेशन में ऊपर होगा तो C नीचे चली जाएगी, तो C नीचे चली जाएगी। A ऊपर आएगा तो C नीचे चली जाएगी, इसमें B नीचे आएगा तो C ऊपर चली जाएगी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अभी आपको पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं, लेकिन पहले ट्रिक से समझ लो, जिससे सारे फॉर्मूले याद हो जाए। क्या हुआ बेटा, A फॉर अबव, B फॉर बिलो। तो H प्लस साइन के कंसंट्रेशन में एक छाते के नीचे 3 लोग, सुना, ये एक छाता हो गया, इसके नीचे 3 लोग, जिसमें KW सदा ऊपर है, KW सदा ऊपर है, और KB और C खो खो खेलते हैं, और KA और C खो खो खेलते हैं। क्या तुमने सुना मेरी बात को, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में एक छाता बनाओ, एक छाते के नीचे 3 लोग, जिसमें 2 मंजिल, ये छाता बना, 2 मंजिल, ये ऊपर का मंजिल, ये नीचे का मंजिल, KW सदा ऊपर के मंजिल पे। जब KA की बारी आएगी तो A फॉर अबव, तो KA ऊपर जाएगा तो C नीचे जाएगी। जब KB की बारी आएगी तो B फॉर बिलो, B नीचे जाएगा, C ऊपर आएगा, और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, हुआ याद, हुआ याद फॉर्मूला। डेरिवेशन अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब सोच, ये क्या हुआ बेटा, ये था H प्लस साइन, और पीएच के फॉर्मूले में इधर माइनस था, सब दूर माइनस था, देख दोनों माइनस लगे, ये वाले में दोनों में प्लस लगे होंगे। तो पीएच का फॉर्मूला इसका क्या आएगा पता है, 7 प्लस pKa बाई 2 प्लस हाफ लॉग C। बी वाले में सब नेगेटिव साइन और ए वाले में सब पॉजिटिव साइन। सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारे फॉर्मूले याद हो गए, याद हो गए। अब सुनो, वीक एसिड वीक बेस का भी फॉर्मूला यहीं से करते, देखते हैं तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। मान लो मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस है, इसके लिए फॉर्मूला किसी ने बोला KH बराबर क्या होगा, KW अपन क्या लिख दूं बेटा, दोनों कमजोर है तो KA KB, अरे बोलो यार, KA KB आ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, क्लियर थी बात, दोनों कमजोर है, दोनों कमजोर है। अब H यहां पर क्या होता है बेटा, क्योंकि दोनों कमजोर है तो C चली जाती है, दोनों कमजोर है जब तो C चली जाती है। अभी डेरिवेशन में समझ में आ जाएगा क्यों C चली गई। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों कमजोर है, दोनों कमजोर है, ना पैसा है ना चरित्र है, तो C तो चली जाएगी। बोलो हो, बोलो हो, दोनों कमजोर है, ना पैसा है ना चरित्र है, C तो जाएगी। तो दोनों कमजोर थे, कौन दोनों कमजोर थे, वीक एसिड था, वीक बेस था, तो C चली गई, तो C चली गई, C नहीं रह जाएगी, ठीक, तो C नहीं है यहाँ पे। तो H बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ KH की जगह क्या ले दूंगा, KW अपॉन KA KB, आना बोलना पड़ेगा यार, H। अब H प्लस साइन में एक छाता बनाना है, बोलो यार, एक बड़ा सा छाता बनाना है जिसमें 2 मंजिल, KW सदा ऊपर, A फॉर अबव तो A ऊपर आ जाएगा, B फॉर बिलो तो B नीचे चला जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, A फॉर अबव तो A ऊपर आया, B नीचे चला गया, और लास्ट क्या बचा, पीएच। पीएच में A के साथ पॉजिटिव साइन और B के साथ नेगेटिव साइन, और C तो है ही नहीं। तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा बोले 7
प्लस पी के ए बाई 2 माइनस पी के बी बाई 2। ए के साथ पॉजिटिव साइन, बी के साथ नेगेटिव साइन। सारे फॉर्मूले याद हो गए हाइड्रोलिसिस के, सारे फॉर्मूले हाइड्रोलिसिस के याद हो गए, जितने फॉर्मूले सब याद हो गए। बस इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, दो चार बार सुन लो अपने आप याद हो जाएगा। चलो भाई, अब मैं डेरिवेशन कराता हूं आपको। एक का डेरिवेशन करा चुका हूं, दूसरे का डेरिवेशन भी कराता हूं। अच्छा एक बात सोचो यार, इसका नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? इसका नेचर ऑफ, इसमें हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का होगा? इसमें हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का होगा बोलो? इसमें हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का होगा? बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक। कैटायन भी हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन भी हाइड्रोलिसिस होगा। नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्यों मैंने बोला ऑलमोस्ट न्यूट्रल? क्योंकि हो सकता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायन ज्यादा बदमाश टाइप का, थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोलिसिस कर दे एज कंपेयर टू द एनाइन। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर इतनी बात बेटा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोलना। अच्छा एक बात बता सकते हो, चार टाइप के सॉल्ट आपने पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक बेस वीक एसिड। ये चार टाइप के आपने पढ़े, ये चार टाइप के आपने पढ़े। बताओ सबसे कम हाइड्रोलिसिस कहाँ होता है? सबसे कम हाइड्रोलिसिस कहाँ होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। क्लियर बेटा? और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वीक एसिड वीक बेस पे, वीक एसिड वीक बेस पे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन का नेचर क्या होता है? ये मेरी वॉइस सिर्फ एक बच्चे को क्रैक कर रही है कि सबको क्रैक कर रही है? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? क्योंकि वॉइस क्रैक नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं क्या पूछ रहा था आपसे? मैं पूछ रहा था आपसे कि यदि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नेचर क्या होगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ये हो गया, तो नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? हाइड्रोलिसिस किसका होगा? ठीक है बेटा, सुनो, जो वीक है ना, जो वीक है ना उसका हाइड्रोलिसिस होता है, और नेचर कैसा होता है? जो वीक पार्ट होता है उसका उल्टा, क्योंकि डोमिनेटिंग पार्ट करे। देखो वैसे तो इसका लॉजिक, ये लॉजिक नहीं है, मतलब ये कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूँ। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो डोमिनेट कौन कर गया? बेस, तो नेचर होगा बेसिक। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो डोमिनेट कौन कर गया? बेस, तो नेचर होगा बेसिक। हालांकि ये कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। ठीक है ना? अब मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक। दोनों वीक, दोनों वीक, दोनों वीक, तो नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं बाकी के डेरिवेशन करता हूं आपके लिए। मिटा दूं बेटा इसको मैं? शैल आई मिटा दिस? ये डेराइव कर दूं सारे के सारे डेरिवेशन, और ये वाले सारे के सारे डेरिवेशन। ठीक, 11th में काम आएंगे ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। नीट में बस इनसे काम चल जाएगा जो अभी भी आपने यहाँ पर पढ़ा है। इसके सवाल बहुत ही सरल टाइप के होते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है। पर 11th पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डेरिवेशंस करा देता हूँ थोड़े से।
देखो भाई, CH3COO नेगेटिव प्लस HOH हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, और इसका KH में जब लिखूंगा तो राइट इट एज CH3COOH इंटू OH नेगेटिव अपॉन एसीटेट। वाटर तो लिखूंगा नहीं क्योंकि वो एक्सेस में, ये एक्सेस में। फिर एसिड वीक है तो उसको लिखूंगा CH3COOH टूटा, तो दैट विल फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आइन, और इसके लिए Ka बराबर लिखूंगा CH3COO नेगेटिव into H plus upon CH3COOH. You know that इसके बाद मैं करने वाला हूँ KH into Ka, and that will be equal to CH3COOH into OH negative upon CH3COO negative into CH3CO negative into H plus upon CH3COOH. इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू H plus ion into OH negative ion, which is equals to Kw, and therefore you can write KH into Ka बराबर Kw, therefore KH बराबर Kw upon Ka। ये हो गया डेरिवेशन बेटा, मैं आपको पहले ही रटा चुका हूँ कैसे करना है, आना बोलना पड़ेगा। सब लोगों को क्लियर है बच्चों? सब लोगों को क्लियर है बेटा, है ना? अब सोचो, पहली वाली क्वेश्चन को वापस लेके आओ। CH3COO नेगेटिव प्लस HOH, that gives me CH3COOH plus OH negative, so C minus CH CH CH, तो यू नो दैट आप आसानी से लिख सकते हो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C। आपको पता है इसको डिराइव कैसे करना है, therefore this is equal to KW upon KAC, H बराबर KW upon KC। जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है ना बेटा, जो हाइड्रोलिसिस जो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो बराबर क्या होता है, एक छाता बनाना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में एक छाता बनाना है, छाते में ऊपर की तरफ KW लिखना है, नीचे एक बार KBC लिखना है, एक बार कासी लिखना है, एक बार KBC लिखना है, एक बार कासी लिखना है। बोलो हो, बोलो हो। काशी बाई एक पिक्चर में थी बेटा, उस पिक्चर का नाम कुछ कुछ था, देखी होगी तुम लोगों ने पिक्चर। काशी बाई थी एक पिक्चर में, क्या नाम था उस पिक्चर का? मणिकर्ण नहीं, नहीं नहीं, उस पिक्चर में दीपिका पादुकोण थी, बाजीराव मस्तानी, हाँ मस्तानी वाली पिक्चर थी, मस्तानी में थी काशी बाई। तो H बराबर KH बाई C, सो KW अपॉन काशी, KAC काशी, ठीक बेटा, ये H हो गया। अब लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए pH, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर क्या है बेटा, CH, दैट विल बी इक्वल टू C अंदर चला जाएगा, चलो C बाहर रखते हैं, और H क्या हो जाएगा, KW अपॉन H इज इक्वल टू KW अपॉन काशी, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हाँ सही है सही है, KW अपॉन KAC, यही था ना। H बराबर क्या था, KW अपॉन KAC, और ये C अंदर गया तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो C ऊपर आ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा यार, सॉरी KAC, इसको अंदर ले जाते हैं, अब ये हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू KW C बाई KA, करेक्ट है। दिस इज व्हाट, दिस हाइड्रोक्सिल आयन, दिस हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन मेरे को तो H प्लस आयन चाहिए क्योंकि पीएच निकालना है, और H प्लस आयन क्या होता है, KW अपॉन OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, तो ये बराबर हो जाएगा KW अपॉन अंडर रूट ऑफ KW C इंटू अंडर रूट ऑफ KA
अंडर रूट के डब्ल्यू से के डब्ल्यू कटेगा, अंडर रूट के डब्ल्यू टाइम बच जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू के ए बाई सी इज इक्वल्स टू एच प्लस साइन. मैंने आपको ऐसे ही रटा दिया था. इतना डेरिवेशन करने से पहले ही मैंने आपको रटा दिया. मतलब एक छाते के नीचे 3 लोग, छाता बनाया 2 मंजिल, के डब्ल्यू सदा ऊपर, ए फॉर एवब, तो के ऊपर सी नीचे चली जाएगी. मैं आपको पहले ही रटा चुका हूं. ये जो डेरिवेशन है के ऊपर होगा ना सर, नहीं बेटा. देखो ये हाइड्रोक्सिल है, अब इधर के ऊपर आएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन में, समझ ला. H प्लस में के ऊपर आएगा. जो इधर आप OH नेगेटिव में देख रहे हो वहां तो के नीचे ही आएगा. देखो ये क्या है, C इंटू एच है, C को बाहर रखा, H क्या है, के डब्ल्यू अपॉन कासी है ना. H इधर से उठाओ, H को, के डब्ल्यू अपॉन कासी है ना, इधर उठा करके H की वैल्यू रख, के डब्ल्यू सी बाई के. लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस नहीं है. अब H प्लस रखा, के डब्ल्यू अपन OH नेगेटिव. OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या है, अंडर रूट के डब्ल्यू अंडर रूट सी अपॉन के ए. तो के ऊपर चला गया अंडर रूट में, काट दो पीट दो, ये आंसर आ जाएगा. समझ गए सब लोग बात को? क्लियर है? चमका? दिक्कत नहीं कोई? ठीक है, ठीक. ये हो गया H प्लस आयन का कंसंट्रेशन. पीएच निकालना है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इज टू पीएच. उसको अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आप इसको नोट कर लो जल्दी से. रानन हो गया, ठीक है. चलो मिटाते हैं. अब आता है पीएच निकालना है हमको. कोई बात निकल जाए. ठीक बेटा, अब पीएच निकालो. तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन which is equals to minus log of KW की पावर हाफ, C की पावर KA की पावर हाफ और C की पावर हाफ, M N O log M N by O, log M plus log N minus log O. So माइनस साइन को बाहर रखा, अंदर ले गए. So this becomes log KW की पावर हाफ प्लस log KA की पावर हाफ माइनस log C की पावर हाफ. माइनस साइन को अंदर ले जाओ, दिस इज KW. माइनस साइन को अंदर ले जाओ. सो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, हाफ कर देते हैं इसको, पी के डब्ल्यू हाफ को सामने ले आओ, माइनस हाफ लॉग के ए, और माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ लॉग सी. देयरफॉर पीएच बिकम्स इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस लॉग के पी के प्लस पी के ए बाई 2 प्लस हाफ लॉग सी. इसमें सब प्लस आते हैं, इसमें सब प्लस आते हैं, पहले ही रटा दिया मैंने आपको. सी की पावर माइनस हाफ क्यों होगी मेरे भाई, सी की पावर हाफ ही होगी. माइनस साइन तो आपका लगा है ना, वो ऊपर चला गया. ये एक आइडेंटिटी है, इसको तुमने ओ माना है. सी की पावर हाफ ओ है तो माइनस लॉग ओ होगा, तो ये पूरा का पूरा उठ के ऐसा का ऐसा जाएगा, माइनस हाफ नहीं होगा. समझ गए बात? एक बच्चे को कंफ्यूजन था, उसने बोला सी की पावर माइनस हाफ आएगा. बिल्कुल भी नहीं आएगा. सी की पावर हाफ अपने आप में एक वैल्यू है, ये ओ है, ये लॉग एम है, ये एन है और ये ओ है. तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन इधर आएगा, इधर नहीं आएगा. ठीक है ना बेटा? चलो ये हो गया डेरिवेशन. अब सबको याद हो गए? अब तक के डेरिवेशन सबको याद हैं?
जो जो किए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। एग्जाम्पल CH3COONH4 negative positive. Both cationic and anionic hydrolysis occurs. Both cationic and anionic hydrolysis occurs. दोनों cationic और anionic hydrolysis होता है बेटा। Nature of solution. Nature of solution is almost neutral. Almost neutral. ठीक है, is almost neutral. ठीक है ना। Nature of solution is almost neutral. Maximum hydrolysis. Maximum hydrolysis. इसके हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखोगे तो CH3COONA plus ammonium ion gives us CH3COOH plus ammonium hydroxide। तो आपके पास KH बराबर आ जाएगा CH3COOH into ammonium hydroxide upon CH3COO नेगेटिव। सॉरी मैं यहाँ HOH लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ HOH। एसिटेट H से कब मन हो जाएगा, ये OH से हो जाएगा अपॉन अमोनियम आयन। ठीक है बेटा। अब यदि आप यहां पर लिखोगे, इधर लिख देंगे बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस occurs। यहां लिखोगे तो CH3COOH के लिए ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो इसके लिए K बराबर हो जाएगा CH3COO नेगेटिव इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, so Kb is equals to CH3COO sorry NH4 positive into OH negative अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट है। ये क्या हो गया, ये K हो गया, ये Kb हो गया, और ये क्या है KH है। अब बेटा यदि आप इन तीन की वैल्यू रख दोगे ना, यदि इन तीन की वैल्यू रख दोगे ना तो KW आ जाएगा। क्या आप खुद रख के देखोगे इन तीन की वैल्यू अपनी कॉपी पे, क्योंकि शायद समय खत्म होने वाला है। नहीं अभी है समय, 6 मिनट है, मैं रख के बता देता हूँ। ये समझ में आया तुमको। KH की वैल्यू ये वाली रखो, चलो अपनी कॉपी पे रखो। KH की वैल्यू ये वाली रखो, जल्दी से कॉपी पे रखो। KH की वैल्यू रखो, K की रखो, KB की रखो, काटो पीटो, H प्लस और OH नेगेटिव बचेगा। फटाफट अपनी कॉपी पे करो, अभी 7 मिनट बचे हो। ठीक है बेटा, ये KA लिखा हो, फटाफट अपनी कॉपी पे करो। KH को लिखो, फिर KA की वैल्यू को लिखो, फिर KB की वैल्यू को लिखो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आखिरी में H प्लस और OH नेगेटिव सिर्फ बचा है। जिन्होंने कर लिया है वो बता सकते हैं। खुशी का हो गया है, श्रेया का भी हो गया है, ठीक है, बाकी बच्चों का भी हुआ है, अथर्व का भी हो गया है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी करो और देखो, चेक करो, खुद चेक करो क्या आखिरी में ये बचा कि नहीं बचा। अब सोचो, फॉर्मूला आ गया, KW अपॉन दोनों कमजोर, KH बराबर KW अपॉन KB आ गया। मैंने आपको यही याद कराया था, KW अपॉन दोनों कमजोर, यही याद कराया था आपको, दोनों कमजोर है तो फॉर्मूला आ गया KH बराबर KW अपॉन KA इंटू KB। चमका चमका। वीडियो बेटा हर एक अपलोड होता है, बस मैं आप पोस्ट नहीं करता आपके उस पर। तो जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको सबको समझ में आ जाता होगा कि वीडियो आ गया है, और आप जो है वहीं से देख सकते हो।
ठीक है बेटा, क्लियर है, आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन और आगे पढ़ते हैं। मैं यहां तक आपको सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ सी क्यों चली गई थी। ये ऑलमोस्ट जो लेक्चर है वो 11th बेस्ड रहा है, नीट का इसमें कम है लेकिन है काम का जो भी है। मतलब नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटाइन का होगा, एनाइन का होगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में। और फॉर्मूला आ जाएगा कि बताओ H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप के सवाल। तो वो तो 10 मिनट में हो जाएगा। अब कल मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फॉर्मूलों को याद करवाऊंगा, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। अब सुनो आप, थोड़ा सा अभी 2-4 मिनट है हमारे पास बाकी, वो कर लेते हैं डेरिवेशन। फाइनल पीएच का डेरिवेशन कल कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पास क्या है, और यदि आज ही हो जाए तो और भी अच्छा है। एसीटेट का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा था, अमोनियम आयन का भी हो रहा था, पानी के साथ रिएक्ट कर गया। जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। करेक्ट है। अब बेटा मान लो इसका सी कंसंट्रेशन, क्योंकि एक ही सॉल्ट तो है अमोनियम एसिटेट, तो इसका भी सी कंसंट्रेशन रहा होगा। तो ये गया CH, तो ये भी गया CH, ये बना CH, ये बना CH। तो KH बराबर क्या होता है, KH बराबर होता है CH इंटू CH अपॉन C1 - H, C1 - H, C ने मारा C को, C ने मारा C को, बस C चली गई। H स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सिंस 1 - H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा, KH का अंडर रूट। करेक्ट है बेटा, इतनी बात, KH का अंडर रूट। और KH क्या है वो आप लोग पढ़ चुके हो, KW अपॉन दोनों कमजोर, दोनों कमजोर। आया समझ में सब लोग को। अब इसी में एक सवाल दे देता है, बोलता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ, और ऐसा करके, इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसिटेट at 0.01 m concentration was X, if its solution is diluted 100 times, what will be new degree of hydrolysis? Ka बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर -5, Kb बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर -5, दोनों एक ही वैल्यू दे दे। तो उसने बोला पहले x थी तो 100 टाइम डाइल्यूशन किया गया, तो अब क्या फर्क पड़ेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे। तो आपका इसका आंसर क्या होगा बेटा, पहले x थी तो अब क्या हो जाएगी। अथर्व ने बोला है देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, so that will remain x only, x, because degree of hydrolysis of weak acid, weak base, salt of weak acid, weak base does not depend on concentration of salt, does not depend on concentration of salt. क्या बात समझ में आ गई सब लोग को, क्या बात समझ में आ गई सब लोग को।
टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पे के की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा, है ना, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकियों में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बेटा, बाकियों में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि आपने बाकी एग्जांपल जो देखे हो, मतलब वीक एसिड, मतलब दो और थे ना बेटा जिनमें हाइड्रोलिसिस हो रहा था, वहां पे सी की वैल्यू पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता था, याद है ना। तो उनमें अपन को सवाल अलग तरीके से करना पड़ेगा, इनमें सवाल अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, कल मैं इसके सवाल आपको कराऊंगा। तो कल का लेक्चर जो रहेगा वो काफी कुछ नीट ओरिएंटेड और जेई ओरिएंटेड रहेगा, ऐसा है, ठीक है ना। अब आज के लिए विराम लेते हैं, समय हो चुका है। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, ठीक है बेटा। इतना बड़ा क्वेश्चन इसीलिए लिखा जिससे आप इसको सॉल्व करने लग जाओ, लेकिन एक्चुअली इसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बस यही जो है वो इस सवाल की बड़ी बात है कि सवाल में एग्जामिनर सारी वैल्यूज देगा और आपको लगेगा कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो इतनी वैल्यूज क्यों देता। लेकिन अल्टीमेटली पता है इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आना है, ठीक है ना। चलो आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। साइड हमने आपको दे दी है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बाय बाय, बाय बाय।